मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। तो नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद इसाक साहब के साथ, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीर बख्श बरोई कोट के, और इनसे मिलते हैं। और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू हमारे पाकिस्तान में चल रहा है वो है महंगाई। खासतौर पे जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, महंगाई का एक तूफान सा बरपा है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गई है। दूसरा, हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई सहूलियात भी प्रोवाइड कर रही है कि हम सिर्फ टैक्स ही दिए जा रहे हैं। खासतौर पे साफ़ पानी का बहुत ज़्यादा मसला है कि साफ़ पानी पीने के लिए हमें जो है ना यहाँ पे मौजूद नहीं है। और हमारा पीपल्स पार्टी का भी माशाल्लाह यहाँ पे तीसरा टर्नओवर जा रहा है, 14 साल यानी कि मुसलसल जा रहे हैं। तरक्याती काम के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से किस तरह ये देख रहे हैं इसको नज़र से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद इसाक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है। सर सबसे पहले तो हमने ये जो इनिशिएटिव लिया है ख़ास तौर पर महंगाई के बारे में, कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है महंगाई में का एक तूफान सा बरपा है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त रोटी खाना मुयस्सर हो नहीं है। दूसरा जो है ना, हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि 47 से लेके आज तक हमारा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ जितना इस दफ़ा हुआ है। तो इस पर सब्सिडी दे के गरीब आदमी को नीचे क्यों नहीं लेके आती, उसकी क्या वजह है? देखें, जब से इमरान हुकूमत आई है तब से गरीब आवाम तो दिन ब दिन और ही जनाब नीचे जा रही है। आप यकीन करें, यहाँ पर गोड में ऐसे लोग भी हैं जो तकरीबन 60 से 70 बरस से यहाँ पर रह रहे हैं। वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए परेशान हैं। सुबह निकलते हैं बेचारे, शाम को उनको 1000 रुपये मिलते हैं और 1000 रुपये में कुछ भी नहीं होता। कि आटा देखें कहाँ तक पहुँचा है, चीनी देखें कहाँ तक पहुँची है। तो वो कभी कभी तो यहाँ पर बेचारे आते हैं, मुझे बोलते हैं कि हमारे कभी कभी बच्चे बीमार होते हैं तो हमारे घर में पैसे नहीं होते कि हम डॉक्टर के पास जाएं। और ख़ास करके इस गोट में ऐसी हालत है लोगों की, ऐसे गरीब लोग यहाँ पर बसर रहे हैं। तो आप यकीन करो, इस टाइम तक इस गोट में ना तो पानी है, ना बिजली है, ना सेवरेज है, ना गैस है। तो इस हालत में भी ये लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। और आप अंदर जाके तकरीबन 200 से 250 फैमिलीज बैठी हुई, आप देखेंगे कि उनकी क्या हालत है। उनकी हालत देख के हमें खुद दुख होता है कि जो ना यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और ये 70-80 साल से जो ना यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, रह रहे हैं, और कोई सहूलियात नहीं है। इनको बुनियादी ज़रूरत की कोई सहूलियात नहीं है। तो उसके बावजूद भी ये बेचारे किस तरीके से अपना गुजर सफ़र कर रहे हैं। और ना तो इनको ट्रांसपोर्ट की जो ना सहूलत है, ना इनको बिजली की, ना गैस की, ना पानी की, ना सेवरेज की, कोई सहूलत नहीं है। अपनी मदद आप जो ना लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। बहुत परेशान है यहाँ के लोग, और ख़ास करके इस हुकूमत में तो ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। पीटीआई की हुकूमत आने के बाद एक खान साहब ने एक रियासत मदीना का ख्याल जो है ना वो पेश किया कि मैं इसको रियासत मदीना बनाना चाह रहा हूँ। लोग कहते थे कि हमने नवाज शरीफ साहब को आजमा लिया, सदर जरदारी साहब जो कि हमारे इज़्ज़त माब जनाब हैं उनको आजमा लिया, अब तीसरा बंदा आना चाहिए। हर बंदा यही कहता था। और खान साहब ने भी मदीना रियासत के हवाले से लोगों को बहुत बिल्कुल किया। क्या आप रियासत मदीना बन गई है? किस नज़रिए से उसको देख रही है? रियासत मदीना का जो इन्होंने नारा लगाया था, जब से इनकी हुकूमत आई है तब से बिल्कुल उसके नेगेटिव सारी बातें, उसकी जो रियासत मदीना की थी वो सारी उसके नेगेटिव चल रही है। कोई एक बात भी रियासत मदीना पे नहीं चल रही। इससे पहले जो हुकूमतें थी इनसे जो ना अच्छी थी, दोनों हुकूमतें इनसे अच्छी थी, लोग खुश थे जैसे भी थे। तो तीसरा बंदा आजमाने के चक्कर में लोग और परेशान हो गए।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ریاست مدینہ وہ تھی، تو وہ فرماتے تھے کہ میرے دور میں ایک کتا بھی بھوکا سو جائے گا تو اس کا بھی حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ تو یہاں لوگ تو خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچے بیچ رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں سر، بھوک سے مر رہے ہیں۔ یقین کرو اگر ہمارے صحافی کمیونٹی کے لوگوں نے بھی خودکشیاں کی ہیں، آپ جی شاید نظروں میں بالکل دیکھا ہوگا۔ بالکل بالکل دیکھا ہے۔ تو یہاں پر لوگ صبح اگر نکلتے ہیں کمانے کے لیے تو شام کے لیے ان کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، تو یہاں یہ حالت ہے۔ پیپلز پارٹی کا تیسرا ٹرن اوور جا رہا ہے، 14 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو، کس طرح دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ ترقی کاتی کاموں کے حوالے سے، صاف پانی پینے کے حوالے سے، ہیلتھ کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں؟ اس حکومت کے نسبت پیپلز پارٹی نے پہلے اچھا کام کیا ہے، اس سے حالانکہ کیا نہیں ہے کیونکہ لوگ ویسے کے ویسے پریشان ہیں۔ اس حکومت کی نسبت پھر بھی پیپلز پارٹی نے گوٹھوں میں ترقیاتی کام کیے تھے اور لوگوں کو سہولیات دی تھی، پانی ہو چاہے بجلی ہو۔ اور جب سے یہ حکومت آئی ہے جن بیچارے ایک بات میں اس میں آپ کے کر رہا ہوں کہ صوبے جو ہیں نا، صدر زرداری صاحب نے ایک 18ویں ترمیم پیش کی تھی اور جو کہ پاس ہو گئی تھی۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے آزاد ہیں، ٹھیک ہے، صوبوں کی اپنی علیحدہ فنڈنگ ہوتی ہے، وفاق اوپر سے علیحدہ فنڈنگ دیتی ہے۔ اب صوبوں نے اپنے طریقے سے کام کرنا ہے اسحاق صاحب۔ سر صوبوں نے تو اپنے طریقے سے کام کرنا ہے، مطلب وفاق صوبے کو کام کرنے دے گی تو کریں گے نا۔ اب آپ بتائیں کہ جتنے بھی میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ پرانے گوٹ بنے ہوئے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں، وہ گوٹ پورے کے پورے ڈوزر چلا کے بالکل زمین لیمٹ کر دیا ہے ان کو۔ خان صاحب نے تو وہ تو قبضہ مافیا گروپ ہے۔ نہیں قبضہ مافیا نہیں، پرانے گوٹ جو برسوں سے بسے ہوئے تھے ان کو بےدر کر دیا ہے۔ نہیں سر، گوٹ پورے پرانے گوٹ گرا دیے خان صاحب کی حکومت نے۔ نہیں وہ تو گرا دیے، لیکن ان کا جو موٹو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں نا، ان کا موٹو تو یہی تھا نا کہ یہ حکومت کی جگہ، یہ سیل آؤٹ نہیں ہوئی ہے، حکومت نے کسی کو نہیں بیچی، اس لیے وہ گرایا جائے۔ اب نیسلا بلڈنگ ہے کتنی بنی ہوئی، ٹاور گر رہا ہے کہ نہیں گر رہا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے۔ ابھی تک کسی جو وہاں پہ رہنے والے تھے انہوں نے لاکھوں روپے انویسٹمنٹ کر کے اس کو خریدے ہیں، کسی ایک کو بھی پیسے ملے ہیں؟ حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ پیسے دے کے ان کو فارغ کرے۔ سر دیکھیں نا، بلڈنگ پوری بن گئی، ہر ڈپارٹمنٹ نے اتھارٹی دے دی، ہر آفیسر سے انہوں نے NOC لی ہوگی، تو وہ ان آفیسرز کو پکڑے نا کہ بھائی آپ نے جب یہ بلڈنگ کا بنیاد کھڑا ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کوئی ڈاکومنٹری انہوں نے بنائی ہوگی نا، کسی سے تو NOC لی ہوگی، کسی سے پرمیشن لی ہوگی، سارا کچھ ویسے تو نیسلے ٹاور نہیں بن گیا۔ دیکھو نا ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی جب بن کے تیار ہو گیا، جب بندے لوگ رہنے لگنا شروع ہو گئے، تو پھر کیسے حکومت کو ہوش آیا کہ بھائی یہ مطلب انلیگل بنی ہوئی ہے۔ اگر انلیگل بنی ہوئی ہے تو جو لوگ اس میں آ گئے تو ان کو تو آپ معاوضہ دیں۔ چلو ٹھیک ہے ان کو گرا رہے ہیں، چلو گورنمنٹ کی جگہ گرانی نہیں چاہیے، اول تو گرانی نہیں چاہیے تھی۔ جو بندے وہاں پہ بیٹھے تھے جو اس کا وہ تھا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ حکومت کو پیسے جمع کروائیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے حکومت سے لی ہیں، مثلا آپ نے جگہ خریدی، آپ نے تو پیسے دیے نا مالکان کو، مجھے آپ نے دیے، میں سپوز کرا مالک ہوں، مجھے آپ نے پیسے دے دیے، آپ نے تو دے دیے نا۔ آپ یہی انویسٹمنٹ کسی اور جگہ پہ بھی کر سکتے تھے، وہاں پہ بھی لے سکتے تھے، آپ کو تو نہیں پتا تھا نا یہ غیر قانونی بن رہا ہے۔ صحیح بات ہے بالکل، کیونکہ غیر قانونی کیسے دیکھیں نا، ان سب لوگوں کو ڈاکومنٹ ملے، انہوں نے ڈاکومنٹس ویریفائی کروائے، ویریفائی کرنے کے بعد انہوں نے یہاں پر انویسٹ کی اپنا صاحب یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا، کس کو کہیں گے؟ ہماری جوڈیشری بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، 20 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے، 20 سال کے بعد آپ باعزت بری کر دیتے ہیں، اس کا 20 سال کا جو اس نے جیل میں گزارے ہیں وہ کہاں پہ گئے، وہ کس نے لوٹانے ہیں؟ یہ پچھلے دنوں ایک کیس کا فیصلہ ہوا، جج صاحب نے کہا اور ملزم نے کہا سر میں 20 سال پہلے کہتا رہا کہ میں بے قصور ہوں، میرے 20 سال لٹا دے، کون لٹائے گا وہ 20 سال؟ جہاں 50 روپے کا اسٹامپ 500 روپے میں بکے گا، وہاں کیا انصاف ہوگا ہماری جوڈیشری میں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر قانون صرف اور صرف امیر کے لیے، غریب کے لیے قانون نہیں ہے۔ اگر یہاں اس جگہ پہ امیر ہوتا تو اس کے لیے قانون بھی ہوتا، وہ بے قصور بھی ہوتا، قصوروار ہوتے ہوئے بھی وہ بے قصور ہو جاتا۔ غریب کے لیے ہی سارے قانون بنے ہوئے ہیں اس پاکستان میں۔
अल्लाह ही बेहतर फरमाए, अल्लाह ही जो ना सर, बेहतर आप पीर करे। बख्श गोट के जनरल सेक्रेटरी हैं, जी जी, ठीक है। आपने यहाँ ये बहे कि हम बुनियादी सहूलत से महरूम हैं, महरूम हैं, ये बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आपको सहूलत देनी है, ये वफाक ने नहीं देनी। क्या आपने इनको नहीं कहा कि यहाँ पे साफ पानी जैसी सहूलत प्रोवाइड करें, यहाँ पे बिजली मुहैया करें, यहाँ पे गैस मुहैया करें, यहाँ पे रोड की मेंटेनेंस मुहैया करें, रोड्स बनाएं, ये उनका फर्ज बनता है। क्या आपने एज ए जनरल सेक्रेटरी अपनी ये जिम्मेदारी अदा की? हमने हर जगह हर डिपार्टमेंट में आवाज़ दी है, हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस दी हुई हैं, पानी के लिए दी हुई है, सीवरेज के लिए दी हुई है, बिजली के लिए दी हुई है, हर जगह। मतलब कोई हमारी सुनता नहीं है। अभी यहाँ हम अपनी मदद आप भी कर रहे हैं कि जैसे जितने भी गोट में जो ना लोग रह रहे हैं, हम उनसे जो ना एक चीज़ मतलब जो ना एक मखसूस करते हैं, कोई अपने जेब से भरता है, बेचारा कमा के सुबह आता है, शाम को जो ना आता है, अब उनसे जो ना हम क्या लें। तो इस तरीके से एज ए जनरल सेक्रेटरी के हवाले से मेरे दोस्त यार जो आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जी का जी, है। बाकी जो सिस्टम है माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो ना सदर साहब तो सिर्फ जितने भी वेलफेयर होती हैं, ये जितने भी होती हैं, जो भी ये सिलसिला सदर बराए नाम होता है, असल वर्कआउट जनरल सेक्रेटरी ने करना होता है। तो सर इस हवाले से जो ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बज़ात खुद और अपने दोस्तों की मदद, अपने एक पीआर के हिसाब से अंदर गोट वालों को पानी की लाइन बिछा के दी है। माशाल्लाह अपनी मदद, आप हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। सर, हम हुकूमत को टैक्स पे करते जी हैं। जी, हुकूमत किसी ने भी अपने पैसे नहीं लगाने होते, वो हमारे टैक्सों के पैसे जाते हैं। हमारा एक बच्चा भी टॉफी खाता है तो वो उसके पैसे हम अदा करते हैं, टैक्स के पैसे, ठीक है ना। हमने ये नहीं कहना कि यार हमें दो, हमारी ये हक बनता है, हमने लेना है हुकूमत से हक, और आप ये जता के ले हुकूमत हमें ये सहूलियात प्रोवाइड करे। हम वोट किस लिए देते हैं? एमपी एमएनए को सिलेक्ट करके असम्बलियों में क्यों भेजते हैं? हम अपनी आवाज वहां पे डाइस पे खड़े होकर आवाज उठाएं कि ये कल जिस तरह मछली मंडी बनी होती बल्दियाती बिल में, इसीलिए हम भेजते हैं अपने। इस हवाले से मैं आपको बात करूंगा सर। यहाँ पर जो है ना एमपीएस एमएनएस वोट के लिए, तो जब वोट का टाइम आता है तो यहाँ गिड़गिड़ाते हैं, आते हैं, मिन्नतें भी करते हैं, वोट तो लेके जाते हैं। जब वोट लेके कामयाब हो जाते हैं तो फिर यहाँ मुड़ के देखते भी नहीं है कि हमने कहीं से वोट लिया था। सर नेक्स्ट 5 ईयर के बाद तो आपके पास आते हैं, आप फिर भी उनको वोट देते हैं, क्यों देते हैं? बस सवाल ये पैदा हो सकता है कि आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होती। सर अवाम परेशान है बेचारी, क्या करे, कहाँ जाए। तो अभी तक जो ना एज अ वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी के हवाले से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद, आप अपने दोस्तों की मदद, अंदर यहाँ इस गोट में पानी की लाइन बिछाई है, सेवरेज की लाइन बिछाई है, मजीद भी जो ना बिजली के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो सहूलियात दे दें। आप कहां तक काम करेंगे? सवाल ये आखिर आपके पास सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड से हैं, बिल्कुल ठीक है। आप उसी लिमिटेड सोर्सेज में रह के आप मसलन ये 2 फुट बना सकते हैं, वो आपने 2 फुट की बनानी है, यहाँ पे जरूरत है 10 फुट की, सपोज करें 10 फुट, आप 2 फुट बना के 8 फुट छोड़ देंगे। लेकिन हुकूमत के पास तो फंडिंग है ना, फंडिंग है, वो दे सकते हैं, वो तो हमारी फंडिंग है, हमारे दिए हुए पैसे हैं सर, हुकूमत के अपने पैसे नहीं है। सैयद मुजाद अली शाह साहब ने अपनी जेब से नहीं लगाने, नासिर हुसैन शाह साहब ने या सईद गनी साहब ने या मुर्तजा वहाब भाई साहब ने, वो उन्होंने नहीं लगाने, वो हम हमारे जो टैक्स के पैसे जमा होते हैं उन्होंने वहीं से खर्च करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस हवाले से मैं हुकूमत सिंध को एक इल्तजा भी करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमारे यहाँ पर गोट्स हैं, तमाम गोट्स हैं, बहुत सारे गोट्स हैं जिसमें हम लोग जो ना सहूलियत से बिल्कुल उनको सहूलत नहीं मिल रही, कोई भी महरूम है, हर सहूलियत से महरूम है। पीर बख्श बिरोई गोट है, उमर बिरोई गोट है, और नेक मोहम्मद बिरोई गोट है, नूर मोहम्मद गोट है। तमाम गोट्स इस इर्द गिर्द में जो आमने सामने है, सईद गोट है, बहादुर गोट है, इनमें सहूलियत बिल्कुल भी नहीं है, महरूम है सहूलियत से लोग। और पीर बख्श बिरोई गोट तो बिल्कुल हर हवाले से महरूम है। तो मैं लिहाजा हुकूमत को इल्तजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, सदर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पीर बख्श बिरोई गोट के हवाले से खुदारा इन लोग 70-80 साल से जो है यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत पुराने, हर सहूलियत से महरूम है, इनको बिजली, पानी, गैस और सीवरेज रोड की सहूलियत दी जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद इसाक साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, पीर बख्श बिरोई गोट के अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि महंगाई के हवाले से तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दी, और यहाँ गोट के हवाले से असल जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, यहाँ के जो लोग पिछले 70 साल से यहाँ पे मुकीम हैं और इन चीज़ों से मरहूम है, ख़ासतौर पे बिजली से मरहूम है, गैस से मरहूम है, साफ़ पानी पीने के जो कि बुनियादी ज़रूरत है जिससे 75% बीमारियाँ फैलती हैं, उन जैसी चीज़ों से मरहूम है।
اور مہربانی کر کے ان کو اس کوٹ کو یہ چیزیں فراہم کریں. یہ ہمارا حق بنتا ہے یہ چیزیں لینا, آپ کا حق بنتا ہے یہ چیزیں دینا. اور جناب جس طرح یہ آصف علی زرداری صاحب, عزت مآب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی انہوں نے التجا کی ہے, ریکویسٹ کی ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان سے صرف ریکویسٹ کی جاتی ہے, گورنمنٹ آف سندھ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ ہم لوگ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے, کیونکہ ہم ریاست نہیں ہیں. اس لیے اسحاق بھائی نے بھی بہت بڑی ریکویسٹ کی ہے ایز اے جنرل سیکرٹری کے طور پہ, اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام چلے گا تو مراد علی شاہ صاحب اور جناب عزت مآب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس چیز کا نوٹس لیں گے, اور یہ 3-4 جو بنیادی ضروریات کی زندگی ہیں اس کوٹ کو دیں گے, اور اللہ پاک ان کو صحیح سلامت رکھے. کیمرہ مین جاوید کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72.